Participants, Assalamu alaikum. On the behalf of Urban Unicorn, I, Hama Shehbaz, welcomes you all to this fruitful webinar and informative workshop, Osteoarthritis. As per the introduction of Urban Unicorn, it is an organization working for the betterment and spreading awareness among youth. Our chief guest, Dr. Imran Ali, is present with us in this virtual room. As per his introduction, Dr. Imran Ali is a consultant dietitian and nutritionist, CEO of H&D Clinic. Dr. Imran Ali, we are very happy to have you with us, and we hope that we will learn a lot from you. Because of the limited time, it may not be possible for us to fill up empty bottles of our mind with the ocean of knowledge, but it's my humble request to everyone to seek that much knowledge that might be enough to quench your thirst. Sir, the floor is yours. Kindly bestow us with the precious knowledge. अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? आपको हुमा आ रही है आवाज? यस सर, आ रही। चलें, अब आपने अपने माइक सर आ रही है आवाज। अब आपने माइक जो है ना ऑफ रखने, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपने एट द एंड ऑफ सेशन हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन रखेंगे, तो रिलेटेड टॉपिक के कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो मैं एंड पे लूँगा आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो पहले भी इंट्रोड्यूस करवा दिया उन्होंने, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे हम बात करेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो का जो वर्ड है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट आप में से ग्रेजुएट भी होंगे, कुछ हॉस्पिटल के अंदर काम भी कर रहे होंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मीनिंग बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है। तो हम बेसिक्स से लेके चलेंगे इसको। तो द वर्ड ऑस्टियो मीन्स और डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्टियोन। The word osteo derived from osteon. The meaning of osteon is bone. The meaning of osteon is bone. Then arthritis. Arthritis is a generic term that comes from Greek word. तो arthritis जो word है इसके दो पार्ट हैं, एक है आर्थ्रो और दूसरा है आइटस। आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड जिसके एंड पे आइटस का वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे कि आर्थराइटिस, आर्थ्रो मींस जॉइंट्स, आइटस मींस इन्फ्लेमेशन। तो अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इसी तरह से गैस्ट्राइटिस का आपने वर्ड सुना होगा, गैस्ट्राइटिस का वर्ड, तो उसके एंड पे भी आइटस का वर्ड आता है। तो गैस्ट्रो मींस स्टमक एंड आइटस मींस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक वाल्स इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। इसी तरह से हेपेटाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, ठीक है। तो जिस वर्ड के एंड पे आइटस का वर्ड आता है उसको हम इन्फ्लेमेशन से रिलेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन से रिलेट करते हैं। तो आर्थराइटिस को अगर हम देखें तो आर्थराइटिस जो है उसकी दो कैटेगरीज हैं। आर्थराइटिस की दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक का जो ओरिजिन है वो सिस्टेमिक है और दूसरा जो टाइप है या उसकी कैटेगरी है उसका जो ओरिजिन है वो नॉन सिस्टेमिक है। नॉन सिस्टेमिक। अब सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सिस्टेमिक ओरिजिन का आर्थराइटिस है वो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी किसी भी जॉइंट को टारगेट कर सकता है, जबकि नॉन सिस्टमेटिक आर्थराइटिस जो है वो हमारे स्पेसिफिक सेगमेंट्स को टारगेट करता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो सिस्टेमिक आर्थराइटिस है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है रूमेटिक आर्थराइटिस। उसके अंदर कौन सी टाइप है? रूमेटिक आर्थराइटिस की आ जाती है। और जो नॉन सिस्टेमिक आर्थराइटिस है उसके अंदर हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मींस ऑस्टियोन बोन्स, आर्थ्रो मींस जॉइंट, आइटस मींस इन्फ्लेमेशन। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर
होल ज्वाइंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, बोन भी इन्वॉल्व होती है, ज्वाइंट भी इन्वॉल्व होता है, और ज्वाइंट के फर्दर जो सेगमेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड होगा, ठीक है, उसके अलावा कैप्सूल होगा, ठीक है, उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, तो उसके अंदर मसल्स होंगे, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। तो अगर आप सिस्टेमिक आर्थराइटिस की बात करें तो सिस्टेमिक आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून की हिस्ट्री रखता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी है क्या? जब हमारी बॉडी के सेल्स, जब हमारी बॉडी के सेल्स या हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारे अपनी ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ एक्शन स्टार्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, तो इसके डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, इसके डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, एज है, आगे हम रिस्क फैक्टर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। तो ऑटोइम्यून डिजीज जो है, ऑटोइम्यून डिजीज जो है, जब हमारी बॉडी के अपना ही इम्यून रिस्पॉन्स या अपने ही बॉडी के सेल्स जो हैं वो अपनी ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज जिसके अंदर हमारे पास रूमेटिक आर्थराइटिस जो है वो मोस्ट प्रेवलेंट है। देन osteoarthritis known as degenerative arthritis और degenerative joint disease। degenerative arthritis है degenerative joint disease। तो degenerative arthritis के अंदर ये जो arthritis है हमारे पास osteoarthritis, ये मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म है आर्थराइटिस की। degenerative arthritis के अंदर, तो degenerative arthritis का मतलब क्या है? degeneration of cartilage means that bones lose their cushioning, मतलब कि एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलके जब एक दूसरे के ऊपर मूव करती है तो उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जो उसको मूविंग करने में हेल्प करता है। जब वो कैप्सूल डैमेज हो जाता है तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब रबिंग करते हैं या उसके साथ जब मूविंग करते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारी जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर सीवियर पेन स्टार्ट हो जाती है जब हमारा कैप्सूल जो है वो डैमेज हो जाता है, और जब एक बोन दूसरी बोन के साथ या एक जॉइंट जो है वो दूसरे जॉइंट के साथ मिलके मूव करता है तो उसके नतीजे में सीवियर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जॉइंट, कार्टिलेज, जॉइंट लाइनिंग, लिगामेंट्स और बोन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, एक हेल्दी जॉइंट की पिक्चर है और एक वो पिक्चर है जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये जिसको मैं कैप्सूल कह रहा था, ठीक है, उसको हम कार्टिलेज का भी नाम देते हैं, उसको हम कार्टिलेज का भी नाम देते हैं। वो हमारी बोन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एक ज्वाइंट दूसरे ज्वाइंट के ऊपर जब मूव करता है तो हमारा कार्टिलेज जो है वो उसको रेजिस्टेंस से रोकता है, उसकी मोबिलाइजेशन करवाता है। तो जब हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा, तो कार्टिलेज डैमेज होगा तो वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स के अंदर, ये जो आपको ब्लूइश कलर का नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो मोबिलाइज करता है इसको, हमारे कार्टिलेज को मोबिलाइज करता है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है दो जॉइंट्स के दरमियान में। और जो कार्टिलेज है ये एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल है जो कि हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको डैमेज होने से बचाता है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर 5 मिनट की ब्रेक दे दे, अजान हो रही है। मैं वही कहने लगी थी कि 5 मिनट की ब्रेक दे दें। ठीक है जी, अजान सुन लें सारे लोग, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं।
mana ke saya radio अलग सी मतलब थैंक यू सो मच सर। सर आप स्टार्ट कर लें। तो हम बात कर रहे थे एक हेल्दी जॉइंट की और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट की। तो मैं बता रहा था आपको कि जो भी बोन होती है उसका जो एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसको आप कार्टिलेज कहते हैं। जिसको आप कार्टिलेज कहते हैं, वो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको जो एंडिंग पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये आप कह लें कि प्रोटेक्टिंग कैप्सूल होता है या प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। और जॉइंट्स के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको आप साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और दो जॉइंट्स को मोबाइल करने में हेल्प करता है। और अगर ये साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो इन जॉइंट्स के मोबिलाइजेशन के अंदर फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाती है। क्या आना स्टार्ट हो जाती है? फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे जॉइंट्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमारे जॉइंट्स या आप कह लें कि कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाए तो वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर फ्रीली फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, फ्रीली फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा जो जॉइंट है वो हमें नजर आ रहा है। तो हमारा जॉइंट जो है ये स्पार्स लाइक या आप कह लें कि क्रिस्टल लाइक शेप हमें प्रोवाइड करता है। तो जब क्रिस्टल लाइक शेप हमारे जॉइंट की बन जाएगी तो एक जॉइंट
दूसरे के ऊपर जब मूव करेगा तो उससे फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसके नतीजे में सीवियर पेन स्टार्ट हो जाती है और जॉइंट जो है वो मूव नहीं कर पाता, जॉइंट मूव नहीं कर पाता। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओबेसिटी, वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो जॉइंट है, जैसे कि हिप जॉइंट है, बैकबोन का जॉइंट है, ठीक है, उसके अलावा हमारे नी के जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन से जॉइंट हैं? वेट बीरिंग जॉइंट्स हैं, वेट बीरिंग जॉइंट्स हैं। तो हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये वेट बीरिंग जॉइंट्स को टारगेट करता है। तो ओबेसिटी जो है ये एक मेजर रिस्क फैक्टर हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। उसके अलावा एजिंग प्रोसेस, बढ़ती हुई एज के साथ ऑस्टियोप्रोसिस के रिस्क भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो रिस्क हैं वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। बढ़ती हुई एज के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क भी इंक्रीज कर जाते हैं। उसके अलावा फीमेल जेंडर, फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो इसकी जो रेशियो है वो 4:1 होती है, 4:1 हो जाती है, ठीक है। अगर ये लेस देन 50 ईयर्स के लोगों को देखें तो उसके अंदर 3:1 होती है, और अगर आप 50 प्लस के लोग हों तो उसके अंदर 4:1 होती है। एथनिसिटी, तो वाइट लोग जो हैं, ठीक है, वाइट एथनिसिटी, ठीक है, इनके अंदर जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एशियंस। ग्रेटर बोन डेंसिटी, उसके अलावा रेपिटेटिव यूज इंजरी एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स, तो एथलेटिक एक्टिविटी की वजह से रेपिटेटिव ज्वाइंट इंजरी अगर हो रही है, बार बार एक ही ज्वाइंट पे डैमेज, ज्वाइंट जो है वो डैमेज हो रहा है या फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स। तो जब हमारा साइनोवियल फ्लूइड या फिर आप कह लें कि हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा या साइनोवियल फ्लूइड जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा जो जॉइंट है वो मोबिलाइज नहीं कर पाएगा, उसके अंदर फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में हमारे जो साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं वो होती है स्टिफनेस, पेन, सीवियर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, लॉस ऑफ मोशन, क्योंकि हमारा जॉइंट जब स्वेल कर जाएंगे उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगी, तो हम अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाएंगे। क्रंचिंग फीलिंग ऑफ बोन्स ऑन बोन, ठीक है, तो हमारे जो क्रंचिंग फीलिंग ऑफ बोन्स ऑन जॉइंट्स लिख लें, ठीक है, तो हमारी जो जॉइंट्स हैं हमें ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जॉइंट्स के अंदर से। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे जो वेट बीरिंग जॉइंट्स हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि थंब जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, स्पाइन जॉइंट्स हैं, ठीक है, जबकि ये सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड जॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे जॉइंट्स भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंस है वो हमारे पास थंब जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, एंकल्स और स्पाइन जॉइंट्स की है, जबकि जो कम प्रेवलेंस है वो हमारे पास एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट्स। तो इसमें से एंकल चाहे आप रिमूव कर दें, ठीक है, एंकल जो है वो हमारे पास मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म में आएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर एक्सरसाइजेस, तो आपको पता है कि जी पेशेंट तो ये चल फिर नहीं सकता, तो इसके अंदर हम एक्सरसाइजेस कौन सी करवाएंगे? तो पहले तो ये बात है कि हम अगर बात करें इसकी फार्मेकोथेरेपी की, कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं, तो वो हमारा काम तो नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एज ए डाइटिशियन कि वो कौन कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एनसेड, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि उनकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं एनसेड्स की, तो 3 प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मींस एंटी फीवर, एनाल्जेसिक मींस पेन किलर्स, और एंटी इंफ्लेमेटरी मींस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। और उसके अलावा जो हमारे इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, इंट्राल्यूकिन 1 है, इंट्राल्यूकिन 4 है, इंट्राल्यूकिन 6 है, इंट्राल्यूकिन 12 है, ठीक है, तो इसी तरह से इंट्राल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स भी यूज किए जाते हैं,
इंट्राल्यूकिन 4 इनहिबिटर्स भी यूज किए जाते हैं, 6 इनहिबिटर्स भी यूज किए जाते हैं और 12 इनहिबिटर्स भी यूज किए जाते हैं। तो एक्सरसाइजेज प्लान जो हम करते हैं, क्योंकि आगे जाके मैंने उसका जो बताना है कि हम इनको मेडिकेशन के साथ एनसेड का आगे मैंने जिक्र किया है, तो इसलिए मैंने समझा कि आपको एनसेड का बता दूं। तो इसके अंदर हम ये नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव वो तो ये है कि उसका वेट रिड्यूस करवाना है। अगर वो ओवरवेट ओबीज के अंदर फॉल कर रहा है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने उसका पहले तो वेट रिड्यूस करवाना है। हम एक तो उसको डाइट थेरेपी करेंगे, ठीक है, उसका वेट लूज करवाने के लिए मॉडिफाइड प्लान देंगे, और दूसरी तरफ हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो आपको पता है कि उसके जॉइंट्स तो मूव नहीं करते, तो फिर हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि आपका तो वेट जो है वो आप तभी ठीक होंगे जब आप ग्राउंड के अंदर जाके दौड़ लगाएंगे। तो वो कि जी मुझसे तो चला नहीं जाता, आप मुझे जो है वो एक्सरसाइजेज रिकमेंड कर रहे हैं, तो हम वो वाली एक्सरसाइजेज रिकमेंड करेंगे जो अप्रोप्रिएट होंगी, वो वाली एक्सरसाइजेज रिकमेंड करेंगे जो अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज प्रोग्राम्स होंगे, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइजेज रिकमेंड करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए हमारे पास जो एक्सरसाइजेज मौजूद है वो है नॉन लोडिंग एरोबिक एक्सरसाइजेज, जैसे कि स्विमिंग है। तो स्विमिंग जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेशेंट है वो स्विमिंग कर सकता है। उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन, वेट बीयरिंग एक्सरसाइजेस, वेट बीयरिंग एक्सरसाइजेस। तो इसके अलावा जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेज के अंदर वॉकिंग है, जंपिंग है, ठीक है, बॉक्सिंग है, ठीक है, तो जॉगिंग है, तो ये वाली एक्सरसाइजेज हम रिकमेंड नहीं करते इस पेशेंट को। उसके अलावा नॉन वेट बीयरिंग एक्सरसाइज आल्सो में सर्व एज अ एडजंक्ट टू एनसेड यूज। तो वो एनसेड यूज करके वो अपनी नॉन वेट बीयरिंग एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा इंटेंसिटी के अंदर एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा तो वो उसको कॉम्प्लिकेशंस के अंदर लेके जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर लेके जाएगी। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के आगे कुछ डाइट थेरेपीज हैं। तो डाइट थेरेपीज के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गोल होगा वो हमारा गोल यही है कि हमने उसका वेट रिड्यूस करवाना है, वो चाहे आप किसी डाइट थेरेपी से करवाएं, चाहे वो आप एक्सरसाइज प्लान से करवाएं। तो उसका वेट जो है वो नॉर्मल बीएमआई के अंदर फॉल करना चाहिए। तो नॉर्मल बीएमआई हमारा कितना है 18.50 टू 24.99, या फिर उसका आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट में वो फॉल कर रहा हो पेशेंट, तो ये हमारा गोल है। उसके अलावा इसके अंदर जो डाइट थेरेपीज यूज की जाती हैं, डाइट थेरेपीज के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स आप जानते होंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स के अंदर जो हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास विटामिन सी रिच डाइट या विटामिन सी रिच फूड चॉइसेस। उसके अलावा जिंक हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। उसके अलावा हमारे पास विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और उसके अलावा सेलेनियम एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। तो नाइट शेड्स एलिमिनेशन डाइट, इसके अंदर नाइट शेड्स एलिमिनेशन डाइट यूज होती है। तो नाइट शेड्स एलिमिनेशन डाइट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो वाली फूड चॉइसेस हैं, ठीक है, जो कि शेड्स के अंदर, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ग्रो नहीं की जाती, ठीक है। तो नाइट शेड्स एलिमिनेशन, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो रात के टाइम जो है वो ओपन होते हैं, तो इसलिए हम इनको नाइट शेड्स एलिमिनेशन फूड्स कहते हैं। तो नाइट शेड्स एलिमिनेशन फूड्स के अंदर, ये डाइट के अंदर हमारे पास पोटैटोज, टोमेटोज, स्वीट एंड हॉट पेपर्स और एग प्लांट्स। तो नाइट शेड्स एलिमिनेशन फूड्स जो हैं वो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करते। अब ये जो पोटैटोज हैं, टोमेटोज हैं, स्वीट एंड हॉट पेपर्स हैं, एग प्लांट्स हैं, ये हमारी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं, ये हमारी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम नाइट शेड्स एलिमिनेशन डाइट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसके अलावा की न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैल्शियम,
Calcium is most important nutrient to overcome the symptoms of osteoarthritis. Vitamin B12, pyridoxine, जिसको हम विटामिन B6 भी कहते हैं, और विटामिन B12 जो है उसको हम सियानोकोबालामीन का नाम भी देते हैं। सियानोकोबालामीन का नाम देते हैं, आपने नाम सुना होगा टैबलेट का, मेथिकोबाल के नाम से आ रही है। तो उसके अंदर वो इंजेक्शंस की फॉर्म में मौजूद है, हमारे पास टैबलेट की फॉर्म में मौजूद है। कैल्शियम बहुत सी कंपनीज जो हैं हमारे पास, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बहुत से सप्लीमेंट जो है वो कैल्शियम के आ रहे हैं हमारे पास, ऑस्टियोकेयर के नाम से आ रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा ओसोबोन डी के नाम से। जी जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मेरा एक सवाल है, जब डाइट प्लान बना रहे हैं, इज इट प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी, ए बी, व्हाट इज द एम इन ईदर टाइम? आप पूछ रहे हैं कि हमारा ये प्री सर्जरी प्लान है या पोस्ट सर्जरी प्लान है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए? ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं आप? जी, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड, कैन देयर बी अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ए इफ पॉसिबल यस और नो, बी अगर प्लान बनाएंगे तो आपकी प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी प्लान होगा क्या वेट लॉस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एज अ होल? वो तो हमारे पास सर्जिकल, जब तक उसका जो है वो, फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट की सर्जरी की है, वो तो सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर चला गया ना। सिर्फ हम उसकी जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट को मद्देनजर रखते हुए उसका सर्जिकल इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। सही है। और प्री सर्जरी प्रिपरेशन कोई होती है? जैसे मैं जैसे फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो मुझे पता है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी व्हिच इज द मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस, जी, ठीक है, मोस्ट वेरी कॉमन एंड वेरी प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। अगर उसका से हम बात करें तो आपके द मोस्ट कॉमन चांसेस ऑफ सर्जरी टू फेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी। जितनी ओबेसिटी होती है उतनी आपकी इम्प्लांट लगता है ना, वो लूजन हो सकता है जी, या मैल यूनियन हो सकता है, उसकी अलाइनमेंट सही नहीं होती। तो ठीक है। प्री सर्जिकल प्लान वैसे लाइक पाकिस्तान में इस तरह प्रैक्टिस होता है? ये भी एक सवाल अपने आप में निकलता है इसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो प्री सर्जरी प्लान जो है ये एक ही होता है कि जब भी सर्जरी होती है उसको एनपीओ पे रखा जाता है पेशेंट को। सॉरी, किस पे कोई रखा भी जाता है? सर्जरी आप कर कोई भी सर्जरी आप करते हैं उसको आप एनपीओ पे ले जाते हैं। Okay, and that is, just to clarify, I'm a physiotherapy student, not a nutritionist. एनपीओ मींस नथिंग पर ओरल। Okay, ठीक। ठीक हो गया। उसके सही बाद हो फिर गया। किसी भी किस्म की सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद फॉर एग्जांपल सर्जन जो है वो आपको गाइडलाइंस देता है, ठीक है, डायरेक्शंस देता है कि आपने उसको ओरल डाइट स्टार्ट करवानी है या हमने सिर्फ अभी पैरेंटल न्यूट्रिशन पे रखना है उसको, वो किसी भी किस्म की सर्जरी हो। Don't you have autonomy to decide on your own basis? Shouldn't you? क्या क्वेश्चन किया आपने? सर आप कंटिन्यू करें और लास्ट में जब होगा वो फिर क्वेश्चनिंग कर ली जाएगी। अभी आप मैंने प्लीज तमाम स्टूडेंट्स को ये गाइड किया था कि एंड पे आप क्वेश्चनिंग कीजिएगा। दरमियान में उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने फिर आंसर कर दिया उनको। तो हम बात कर रहे थे विटामिन B6 की, पायरिडॉक्सिन की, और उसके अलावा विटामिन डी, ग्लूकोजामाइन एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। तो इसको मैं आगे इसकी डोजेज बता दूंगा कि इसके अंदर हम सप्लीमेंटल डोज जो है वो कितनी रखते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट के अंदर हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है कंज्यूम एन अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब्स एंड स्पाइसेस, तो कौन कौन सी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का तो आपको पता है, या आप कह लें कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो हर्ब्स और स्पाइसेस हैं
वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि टर्मेरिक है, करक्यूमिन है, ठीक है, वो उसी का ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, टर्मेरिक का ही एक्टिव इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन। तो ये हमारे पास सप्लीमेंटल डोज की फॉर्म में भी आ रहा है। उसके अलावा जिंजर पेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल फूड्स के तौर पे यूज होता है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। हैव नट्स एंड सीड्स और नट्स एंड सीड्स बटर्स एवरी डे। हमारे पास जितने भी ओमेगा 3 सोर्सेज हैं, जैसे कि आलमंड हैं, वालनट्स हैं, सीजेम सीड्स हैं, ठीक है, उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं, ठीक है, पंपकिन सीड्स हैं, तो ये सारे के सारे पिस्टैशियोज हैं, ठीक है, कैश्यू नट्स हैं, ये सारे के सारे ओमेगा 3 सोर्सेज हैं और ये एक्ट करते हैं एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। ईट अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, एक होती है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, एक होती है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, ये एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स की पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक 0 to 100 फूड काउंट है। 0 to 100 एक फूड को नंबर दिया गया है